अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग, यू शुड नो कि कोई भी मेडिसिन में ट्रीटमेंट आए ना, उसके लिए आपने हमेशा स्टार्ट ऐसे लेना है कि ABCD प्रोटोकॉल, ABC प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ए फॉर एयरवे, मतलब अगर उसका एयरवे देखना है पेटेंट है कि नहीं है तो चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर्स हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट या फिर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर्स वो परफॉर्म करने होते हैं। ब्रीदिंग, अगर उसका ऑक्सीजन सैट्स आपने चेक करने हैं, ठीक है, आप वाइटल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हो ना मुसलसल, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम आ रही है आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अगर तो उसका GCS स्कोर आपने मेजर किया वो लेस देन 8 आ रहा है, आप इंट्यूबेट कर दोगे, वो एयरवे में आता है। खैर, फिर उसके बाद सर्कुलेशन में ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट आपके पास शॉक में प्रेजेंट हो, तो आपने शॉक को ट्रीट करना है क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग केस है, ठीक है। तो शॉक को ट्रीट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हाइपोवोलेमिक शॉक है तो फ्लूइड्स चाहिए पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को फ्लूइड्स चाहिए तो उसके लिए 2 वाइट बोर IV कैथीटर्स आप पास करोगे, ठीक है। एक में से आप IV बोलस लोगे फ्लूइड और दूसरे में से आप ब्लड ड्रॉ करोगे फॉर डिफरेंट बेसलाइन टेस्ट जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। फिर आपके पास इसमें आपको पता है D और E भी आता है। D की हम बात करते हैं, E इज़ बेसिकली द एनवायरनमेंट कंट्रोल, ठीक है। आपने पेशेंट का टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ऐसे एडजस्ट करना है कि पेशेंट को ना तो बहुत गर्मी लगे ना सर्दी लगे, ठीक है। और डिकंटामिनेशन में बेसिकली हम कहते हैं कि अगर आँखों में कोई पॉइजन है तो उसको अच्छी तरह से इरीगेट करके वॉश करना है, अगर कपड़ों में कोई पॉइजन है तो उनको रिमूव कर देना है, सॉइल्ड आर्टिकल्स को रिमूव कर देना है। लेकिन पैरासीटामोल में तो उसने इंजेस्ट किया है ना, तो हम उसमें जो है GI डिकंटामिनेशन करेंगे, GIT की। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो, आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हो। अब गैस्ट्रिक लवाज हम करते हैं, वैसे तो उससे एक्टिवेटेड चारकोल बेटर है, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक लवाज, बट वी कैन डू गैस्ट्रिक लवाज इफ़ द पेशेंट हैज़ इंजेस्टेड मोर देन 12 ग्राम्स और मोर देन 150 मिलीग्राम्स पर kg ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। सो अगर लेकिन इन दोनों की, गैस्ट्रिक लवाज हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, एक ही कंडीशन है और वो ये है कि पेशेंट इंजेस्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट हुआ हो। अगर उससे ज़्यादा या उतना ही टाइम हो चुका है तो फिर हमने नहीं उतना ही टाइम हुआ है तो तब भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपने एंटीडोट की तरफ जाना है। अब पेशेंट का हम ऑलरेडी वेट मेजर कर चुके थे तो हमें पता है कि हमने कितनी डोज देनी है एंटीडोट की, और हमें ये भी पता है कि जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है वो N-एसिटाइलसिस्टीन है, ठीक है। तो आप सिंपली अगर पेशेंट 1 घंटे से ज़्यादा में आ रहा है तो आपने इसकी तरफ आ जाना है। N-एसिटाइलसिस्टीन जो है ना, बेसिकली उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। वो हमने जब पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली होता ही है कि इतना ज़्यादा पैरासीटामोल आ गया है कि बॉडी की ग्लूटाथायोन रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट जिसको ग्लूटाथायोन ने डिटॉक्सिफाई करना था वो परसिस्ट करता है और रिजल्टेंटली ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब N-एसिटाइलसिस्टीन क्या करेगा, इस ग्लूटाथायोन को रिप्लेनिश करेगा, वापस उसको ग्लूटाथायोन के रिस्टोर्स को रीफिल करेगा एक तरह से, ताकि उसका मेटाबोलाइट का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके और वो बॉडी से रिमूव हो सके, ठीक है। और लेकिन याद रहे कि N-एसिटाइलसिस्टीन भी एक ड्रग ही है, ठीक है, ये भी एक फार्मास्यूटिकल एजेंट है, तो इसकी ज़्यादती से भी हमारे पास मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं, सच एज एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन में क्या होता है कि बेसिकली N-एसिटाइलसिस्टीन आपके पास हिस्टामिन रिलीज़ करवाता है, जिस वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, ठीक है। वो माइल्ड सा हो तो पेशेंट को प्लूराइटिस, अर्टिकेरिया ये होगा, यानी रैश टाइप होगा, खारिश होगी, लेकिन अगर मॉडरेट हो, थोड़ा सवियर की तरफ जाए तो ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन ये भी हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन आए, आपने मॉनिटर करना है N-एसिटाइलसिस्टीन देके कि भाई एकदम से उसको कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई उसको सांस लेने में मसला तो नहीं हो रहा, कोई उसका BP ड्रॉप तो नहीं हो रहा, तो ऐसा हो तो आपने N-एसिटाइलसिस्टीन रोक देनी है उसकी, ठीक है, और फिर उसको एंटीहिस्टामिन दे देने, ठीक है, ताकि उसका रिएक्शन सेटल हो जाए। फिर जब ये सेटल हो जाए तो फिर आप दोबारा से दे सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, ठीक है। और एक अल्टरनेटिव एंटीडोट भी है, आप मेथियोनिन भी दे सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा इसका इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर कोई शख्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है N-एसिटाइलसिस्टीन को या उसको मसला हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, मेथियोनिन दे दोगे। अच्छा खैर, अब हम आते हैं कि N-एसिटाइलसिस्टीन को देना कैसे। अगर तो पेशेंट हमने कहा कि 10 आवर्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करता है, 1 से 10 आवर्स में, तो N-एसिटाइलसिस्टीन देना है। लेकिन अगर वो 1 से 8 आवर्स में प्रेजेंट कर गया है तो आप आराम से उसको पहले ब्लड लोगे, ठीक है, उसको ब्लड में पैरासीटामोल कंसंट्रेशन चेक करोगे, नॉमोग्राम प्लॉट करोगे। अगर देखोगे बेसिकली नॉमोग्राम आपको इस तरह से होता है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम होता है ऑर्ड्स में, और वाई एक्सिस पे आपके पास पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन होती है इन ब्लड, ठीक है। और इस तरह से ग्राफ आता है, यानी टाइम के साथ साथ ब्लड में पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन नॉर्मली कम होती जानी चाहिए क्योंकि बॉडी निकाल रही है, लिवर मेटाबोलाइज कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट लाइन,
क्यों कहते हैं ट्रीटमेंट लाइन? क्योंकि अगर इससे ऊपर पैरासीटामोल की कंसनट्रेशन आ रही है किसी भी टाइम पे, तो आपने उसको नैक लाजमी दे देना है। और नैक देने का यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों कंडीशंस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। नैक की ज़रूरत है या नहीं है, उसका बेनिफिट भी हो सकता है, उसके रिस्क के भी उतने ही चांसेस हैं। लेकिन ये कि ट्रीटमेंट लाइन से ऊपर बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क के कम चांसेस हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लाइन से नीचे रिस्क आउटवेज द बेनिफिट, ठीक है। तो इसलिए हम प्लॉट करते हैं। खैर हमने प्लॉट किया और रिप्लेनिश कर दिया। लेकिन अगर पेशेंट जो है बिलो ट्रीटमेंट लाइन आया, कोई एंटीडोट नहीं दिया, अबव ट्रीटमेंट लाइन आया, एनेसिटाइलसिस्टीन दे दिया। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास आया है 8 to 10 आवर्स उसको हो गए हैं लिए हुए पॉइजन को, तो अब आपने वेट नहीं करना कि आप पैरासीटामोल का ब्लड कंसनट्रेशन रिजल्ट का वेट करें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपने नैक देना है या नहीं। आपने नैक शुरू कर देना है, ठीक है। और साथ ब्लड भी भिजवा देने हैं। अब भिजवा दिए हैं तो फिर उसके बाद अगेन रिजल्ट्स आएंगे, उनको आपने प्लॉट करना है नॉर्मोग्राम के लिए। अब अगर बिलो आता है तो आप स्टॉप कर दो, अबव आता है तो देते रहो। अब हम कह रहे हैं कि जी अगर ट्रीटमेंट लाइन से ऊपर आता है तो आपने एनेसिटाइलसिस्टीन देते रहना है ना। तो एनेसिटाइलसिस्टीन हमने कब तक देते रहना है? हमेशा के लिए तो नहीं देना। तो उसके लिए हमने मॉनिटरिंग करनी होती है। हम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? INR और ALT से। अब ALT तो आपको पता है कि LFTs में एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एलिवेटेड होता है लिवर डैमेज में। तो अगर इसके लेवल्स ऑब्वियसली एलिवेट कब होंगे? लिवर डैमेज अगर हो रहा होगा, अगर पैरासीटामोल बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉइजनिंग हुई हुई है। अब इसके लेवल्स का मॉनिटर करना है। इसके लेवल्स ट्रीटमेंट के साथ साथ कम होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब कि या तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है या फिर आपने अपनी ट्रीटमेंट रेमेडी चेंज करनी है। आप मेथियोनिन पे आ जाओ या कोई और तरीका करो इसको निकालने का, ठीक है। तो नॉर्मली ट्रीटमेंट के साथ इसको कम होना चाहिए। इसी तरह से INR, बेसिकली INR क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। अब इसका पैरासीटामोल पॉइजनिंग से क्या ताल्लुक है? पैरासीटामोल जो है ना, पॉइजनिंग जब होती है तो बॉडी में फैक्टर 7, ठीक है, बॉडी में क्या होता है कि जो फैक्टर 7 है उसकी कमी हो जाती है। रिजल्टेंटली क्या होता है? INR आपके पास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो फैक्टर पैरासीटामोल कम होना चाहिए, फैक्टर 7 आपके पास नॉर्मल होना चाहिए और INR जो है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हम इनकी बेसिस में मॉनिटर करेंगे कि प्रोग्नोसिस कैसा जा रहा है। अब ये तो हो गया ना कि एक्यूटली पेशेंट ने इंजेस्ट किया तो हम क्या करेंगे। लेकिन कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब पेशेंट स्टैगर्ड ओवरडोज या क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एक्सेस के साथ आता है। स्टैगर्ड ओवरडोज में ये होता है कि पेशेंट ने घंटों में लगा के जो है ना टॉक्सिसिटी करवाई है अपने आप को, ऑब्वियसली इंड्यूस्ड है। तो कैसे होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे उसने 8 बजे उठ के उसके पास बोतल में 20 गोलियाँ सपोज मौजूद थी। 8 बजे उठ के उसने 10 गोलियाँ खा ली, ठीक है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद उसने 5 गोलियाँ और खा ली, फिर उसके बाद कुछ गोलियाँ और खा ली। मतलब इस तरह करके उसने थोड़े टाइम बाद लिया है पैरासीटामोल को और लिया टॉक्सिक डोज में ही है, तो इसको स्टैगर्ड ओवरडोज कहेंगे। कि ऑड्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर वो डेज़ में, मतलब एक दिन उसने 10 गोलियाँ खाई हैं, फिर 4 दिन बाद उसने 20 गोलियाँ खा ली हैं, इस तरह करे तो उसको हम क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एक्सेस कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में कहा जाता है कि आपने क्या करना है कि अगर किसी भी एक दिन यानी 24 आवर्स में उसने मोर देन 12 ग्राम्स या मोर देन 150 मिलीग्राम्स पर kg पैरासीटामोल इंजेस्ट की है तो आपने उसको N-एसिटाइलसिस्टीन देनी है। एंड देन फाइनली अगर तो पेशेंट आपको पता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग लिवर डैमेज कराता है, हेपाटोटॉक्सिक है, अगर टॉक्सिक डोजेस में लिया जाए ना, नेफ्रोटॉक्सिक भी है। तो अब अगर लिवर डैमेज हो गया है, एक्यूट लिवर फेलियर में पेशेंट चला गया, तो एक ही हल है कि आप उसकी करवाएं लिवर ट्रांसप्लांटेशन। आप डोनर अरेंज करें और लिवर को ट्रांसप्लांट करें।